यस सर। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर ले, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन शुरू कर दिया था, ठीक है ना? यस प्लेन सर शुरू कर जी। दिया था, और प्लेन में हम लोगों ने वैसे तो लाइन पे क्वेश्चन तो कर लिया था हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किया था, क्वेश्चन इमेज दिया पे क्वेश्चन किया था। हाँ, आगे आऊंगा मैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग प्लेन देख रहे थे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमने बताया था कि दो फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना है, कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन। याद रखना है। वेक्टर फॉर्म में मैंने इक्वेशन जो बताया था, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा, इक्वल ठीक है टू ना? लैम्डा। तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। और कार्टेश और एन या एन वेक्टर वेक्टर, और हमने फिर कार्टेशियन फॉर्म भी देखा था। यस कार्टेशियन फॉर्म हमने बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होती है प्लेन की इक्वेशन में। और हमने बताया था जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा नॉर्मल का डी आर होता है, ठीक है ना? नॉर्मल टू दी प्लेन, प्लेन का डी आर हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन दिया था बच्चों ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आंसर आया किसी का? यस सर। क्या आया? यस सर। आपकी साउंड कट रही है काफी। यस सर, सर साउंड कट रही है आपकी। आ जाएगी, रुक जा। फ्रीज हो जा रही है। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। सर नहीं, पहले भी आप तो आपकी थोड़ी कट कट के आ रही थी। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? हाँ या जी सर, अभी ठीक है। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं एक बार क्वेश्चन जो है लिख देता हूँ, ठीक है ना? हालांकि हमने क्वेश्चन के वहाँ पे लास्ट हमने दिया था, बट एक बार फिर से हम उसको क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं कि हमारा होमवर्क क्वेश्चन था कुछ इस तरह से। क्वेश्चन में बताया था कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ था। मैं डायरेक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन का जो दिया हुआ डेटा वो लिख रहा हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ था प्लेन का 2x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन था, और कह रहा था कि इसका वेक्टर इक्वेशन लिखिए, वेक्टर इक्वेशन। तो इसका वेक्टर इक्वेशन तो लिख दिया होगा सभी ने? लिख दिया होगा। जी सर। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन था, ठीक है? कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसका वेक्टर इक्वेशन लिखने का हमने बताया था कि वेक्टर इक्वेशन प्लेन का क्या होता है। तो पहले तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए भाई वेक्टर इक्वेशन क्या होता है। वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है? देखो, अब एन वेक्टर किससे बनता है? इसका एबीसी, इसके कोफिशिएंट से बनता है। ए 2 है, बी कितना है? 3, सी -6। तो बस यहाँ से एन वेक्टर बना दो। तो एन वेक्टर हमारा होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6 कैप। तो बस यहाँ पे लिख देना क्या आ गई, वेक्टर आर डॉट, यहाँ पे लिख दो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6 कैप। अच्छा, लेमडा का काम ये करेगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -5 हो जाएगा ना? यस, तो -5 लेमडा का काम करेगा। हो गया इक्वेशन, यही तो पूछ रहा था। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गया होगा सभी के, ज्यादातर के आंसर तो आ ही गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखना, हमने ये बताया था बच्चों कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है उसका डी यानी डायरेक्शन कोसाइन वो क्या होगा? तो अब नॉर्मल का डी तो मुझे पता ही है, नॉर्मल का डी यही तो होता है 2 3 -6। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर में लिख रहा हूँ यहाँ पे जो 2 3 -6। तो डीसी भी निकल कर आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। यस सर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 7। यस, 2 फॉर्मूला में बता देता हूँ। हाँ जी। ऐसे करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तो स्क्वायर। -6 स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह 3 अपॉन सेम होता है, तो सेम मैं ऐसे दिखा रहा हूँ और -6। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे 49 आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 7 बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2/7। उसके बाद आ गया कितना? 3/7 -6/7। ठीक है बच्चों, बहुत सारों का आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं अगले हेडिंग पे आ जाऊँ। अगले हेडिंग पे
ठीक है, Yes, sir. तो अब हमारा अगला हेडिंग होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिखना जरा, इस हेडिंग को लिखना, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लिखना इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, पॉइंट आपके पास है x1 y1 z1, गिवन पॉइंट x1 y1 z1 and normal to vector and normal to the vector with direction ratios and normal to the vector with direction ratios a b c, with direction ratios a b c। लिख लिया सभी ने हेडिंग? Yes, sir. Yes, sir. अब देखना इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, अब इस प्लेन में z1, तो मान लिया कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ x1 y1 z1, इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ, दैट इज x1 y1 z1। सर ये चैप्टर कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? धीरज, इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा लेक्चर तो मुझे नहीं लगता बच्चे हो गए, 2-3 लेक्चर मान के चलो, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा वो फुल। यस सर। ठीक है, यस ठीक है। सर। तो अब इसमें पॉइंट ए आपको दिया हुआ है x1 y1 z1, ठीक है। ठीक बच्चों, ये तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है x1 y1 z1 जो दिया था, ये दिया था। अब एक वेरिएबल पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट। अभी मैं कार्टेशियन फॉर्म में ही इसको याद रखेंगे हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में। अब एक वेरिएबल पॉइंट मान लो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ p, यहाँ पे मान लेता हूँ p, जिसका वेरिएबल पॉइंट x y z मान लेता हूँ। p तो कहीं भी वेरी कर सकता है, इधर उधर कहीं भी, ये Yes, फिक्स है। sir. तो उसको Yes, sir. वेरिएबल को हम क्या मानते हैं? XYZ मानते हैं। और कोई Yes, फिक्स sir. पॉइंट है उसकी वैल्यू दे देता है, जैसे x1 y1 z1 दे दिया। अच्छा, इसका नॉर्मल वेक्टर भी बोल दिया, जिसका dr कितना है, इसका नॉर्मल वेक्टर जिसका dr कितना है बच्चों? ABC. dr। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो ठीक है, इसका dr मैं लिख देता हूँ कि dr आपको दिया हुआ है कि इसका ABC, और आपको बोलेगा कि उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा देखना, इक्वेशन का फॉर्मूला होगा, कैसे हम याद रखेंगे, फॉर्मूला आता कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। एपी का डीआर आप निकाल सकते हो ना, बताना, एपी का डीआर निकाल सकते Yes, हो? sir. Yes, निकाल sir. सकते हैं। एपी का डीआर कितना आएगा? x माइनस x1 X आएगा, नहीं आएगा? minus X1, y Y माइनस minus y1 Z z minus माइनस Z1. z1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, नॉर्मल का डीआर आपको पता है कितना है? नॉर्मल का डीआर ABC. ABC. ए बी सी। B, अब एक C. बात बताना, ये दो लाइन जिसका डीआर पता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो याद आ रहा है कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 Yes, 0 होना sir. चाहिए। तो अब ये मान लो A1, ये मान लो A2, ये मान लो B1, ये मान लो B2, ये मान लो C1, ये मान लो C2 प्लस, और ये प्लस इज इक्वल टू Plus 0 equal to हो गया। 0. Yes, sir. ये याद रखेंगे अपन लोग, ये याद रखेंगे। Yes, sir. अब थोड़ा इसको सही करके हम ऐसे बोल देते हैं, ए को मैं इधर लिख दूं, Yes, sir. किसी को एतराज तो नहीं होगा? No, किसी No, को एतराज तो sir. नहीं होगा? होगा. ठीक है, तो मैं ए को यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा था उधर, इक्वेशन भी ऐसे ही दिखा जाता है। ठीक है, बी को मैं इसको इधर भी लिख देता हूँ, चलो बी को मैंने इधर लिख दिया, यहाँ पे बी, और सी को भी मैं इधर लिख देता हूँ। आगे. देखो यहाँ पे सी को यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे दैट इज सी। तो अब देखो ये इक्वेशन याद रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1। कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको याद रखते हैं, तो आप Yes, इसको sir. याद रखना, ठीक है। मतलब ये प्लेन की कौन सी इक्वेशन है? जब प्लेन एक गिवन पॉइंट से पास होगी, जब क्वेश्चन में बोलेगा कि प्लेन में एक पॉइंट है और पास हो रही है, और फिर उसमें कुछ इक्वेशन पूछ लेगा, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। Yes, इधर sir. बच्चों Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इसके ऊपर जरा। हाँ जी. चलिए जरा लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point with position vector, passing through point with position vector। पोजीशन वेक्टर आपको दिया है i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो बच्चों देखना जरा ध्यान से, पोजीशन वेक्टर अगर देता है पॉइंट का, तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 1 - 2
3 हो जाएगा। पॉइंट क्या हो गया इसका मतलब 1 1 माइनस 2 3 1 3 माइनस 2 3। तो कभी कभी पॉइंट जो होता है ना, एग्जामिनर अगर सीधा होगा तो कभी कभी पॉइंट ऐसे दे देता अच्छे है, से और देगा। एग्जामिनर अगर टेढ़ा होगा टेढ़ा होगा तो टेढ़े तो तरीके से टेढ़े देगा। टेढ़े देगा। तो ऐसे दे देगा। लेकिन हम तो हमेशा सीधा रहते हैं, तो हमको पता है कि क्या क्लास करना है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो ठीक है, तो राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड नॉर्मल टू द वेक्टर एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल टू द वेक्टर, वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप, माइनस 6k कैप। ठीक है, यस तो कह रहा है कि प्लेन की इक्वेशन लिखना है। माना कि ये प्लेन है, मान लिया कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन लिखना है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पॉइंट का मतलब ये हो गया। तो मैंने मान लिया कि ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 1 माइनस 2 3, इस पॉइंट से प्लेन पास हो रही है। और कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर भी है, बोल रहा है ना नॉर्मल टू द प्लेन हाँ जी वेक्टर। तो इसका नॉर्मल वेक्टर लिख दो यहाँ पे। तो नॉर्मल वेक्टर आपको दिया है 4i कैप और प्लस प्लस 5j 5j कैप माइनस और 6k माइनस के 6k कैप, यही तो दिया है। तो ये अब देखना, मैंने बताया था मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ है इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ ठीक है। तो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीके हैं। ठीक है ना, 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर वॉइस सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, तो वेक्टर सर सुनो, फिर से रिपीट करो, आपकी अभी वॉइस अभी आ क्लियर जाएगी, नहीं अभी आ थी। जाएगी थोड़ी देर में, अभी आ जाएगी। सर आ गई अभी। आप स्क्रीन भी अभी आ फ्रीज रही हो है। गई है। यस सर आ रही है। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, जल्दी बताना। सर अब चल पड़ी है। नहीं सर, एक मिनट अब चल पड़ी, अब चल पड़ी। अब ठीक है ना, चल पड़ी थी। ठीक हाँ है जी। ठीक है। तो अब देखना, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो ये जो प्लेन है, ठीक है, इसका इक्वेशन ax माइनस x1 और प्लस by माइनस y1 और प्लस z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बताना है कि इस पॉइंट से पास हो रही है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये z1 का। ये Z1 का। ठीक है। तो अब बच्चों देखना Yes, जरा, sir. x1 की जगह ये पुट करूंगा, y1 की वैल्यू पुट करूंगा, Yes, z1 पुट sir. करूंगा। तो देखना ax माइनस x1, x1 हमारे पास 1, b y माइनस y1, y1 कितना है माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3z माइनस z1 कितना है बच्चों 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक बात बताना, ये जो एबीसी होता है, ये एबीसी जो होता है, ये एबीसी तो दिया है ना, प्लेन के नॉर्मल का डीआर होता है। तो प्लेन का नॉर्मल का डीआर कितना है, -4 5 तो ये -6 यस, ये ए का काम B करेगा, बी का और काम ये करेगा C। सी। तो ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 4 x 4 माइनस x 1 -1 प्लस 5 5 प्लस 2 और माइनस 6 z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करो, अब बच्चों क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लो, मल्टीप्लाई करके सिंपल 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4x 4 ठीक है। इधर कितना हो गया 5y प्लस 10 और 5y प्लस प्लस 10 5y प्लस 10। ठीक है बच्चों, आगे माइनस बताओ, इसको 6z क्या होगा, प्लस माइनस 6z -6z प्लस 18 माइनस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 0। तो अब देखना, 4x को मैंने पहले लिख दिया, ये हो गया, 5y और को फिर 5y लिख को दिया, इकट्ठे लिख दिया, ठीक है, माइनस और ये 6z माइनस 6z हो गया, -24 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों 0। ये जो आ गया ना, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। अब अपन को वेक्टर इक्वेशन लिखना हो, वेक्टर इक्वेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर r डॉट नॉर्मल वेक्टर 4i प्लस 5, यही तो n वेक्टर होगा, यही तो n वेक्टर था, इज इक्वल टू माइनस 24। ये हो गया। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है, हाँ सर, इतना इतना आसान इजी क्वेश्चन कोई था। पूछता है क्या, इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। देखो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ
आसान समझने में लग रहा है बच्चों, आसान जो है ना समझने में लग रहा है, अदरवाइज 3D के क्वेश्चन बहुत 3D बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 3D से समझ ही में नहीं आता है। ठीक है, नहीं सर ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ 3D में लग रहा है क्या? सर वो आपसे नहीं पढ़ते ना, ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो सर वो 3D में, आपसे नहीं पढ़ते ना इसलिए। अच्छा चलिए बहुत अच्छा, हाँ इसलिए भी हो सकता है। चलिए, हाँ हाँ तो ये बात मुझको हाँ समझ में सर, आ गई ये तो कि पॉइंट है। ये बात समझ में आ गई कि एक पॉइंट से मुझे अगर प्लेन की इक्वेशन लिखना हो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यस जरा, सर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो पूछ नहीं ले। है सर। चलिए देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन which bisect the line segment, which bisect the line segment joining the points, line segment joining the points आपको दिया है 3, 2, 2 and 5, 4, 6, 5, 4, 6। ठीक है, ये दिया हुआ है at right angle, at right angle। बताना बच्चों, क्वेश्चन लिख लिया क्या सभी ने? यस सर लिख लिया। ठीक है, बहुत अच्छा, एक वेरी गुड। मिनट रुको, ग्रुप में लिख लूं। क्या क्वेश्चन फिर से रिपीट करना पड़ेगा Yes, मेरे sir. को? ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं राइट नहीं, नोट हो गया, नोट हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब मैं बात Yes, करता sir. हूँ, क्वेश्चन समझ लेना पहले क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि एक प्लेन है, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये एक प्लेन है, मान लिया कि ये एक प्लेन है हमारा। ठीक है, अब इसके जो है परपेंडिकुलर कह रहा है कि दो जो लाइन सेगमेंट है, मतलब दो पॉइंट है 3, 2, 3, 2, 2, ये हो गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 5, 4, 6। तो ये कह रहा है 5, 4, 6, ये दो लाइन सेगमेंट जब इसको लाइन सेगमेंट मिलते हैं, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट जब इसको मिलते हैं ऐसे ऐसे, तो ये कह रहा है कि इस प्लेन को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, कैसे इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे कि मान लो कि ये हमारा जो नोटबुक है, जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे को मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, यस सर। कल को आप ये ना कहो कि सर आप जो है पढ़ते नहीं है। मैं क्यों पढ़ता हूँ? नहीं क्योंकि सर। मैं अभी तो बच्चा हूँ ना, अभी आपके तरह ही तो जी हूँ, सर। तो Yes, इसलिए मैं sir. पढ़ता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो हमारा देखिए नोटबुक है, ये एक प्लेन मान लीजिए, और ये लाइन मान लो आप, तो ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी। मान लो इसको क्रॉस कर दीजिए बिल्कुल, तो ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी 90 डिग्री पे। तो ये बोला गया है कुछ ऐसा। तो चूंकि 3D का केस जो है ना, 3D का इमेज नहीं बन पाता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको ऐसे समझ पाते हैं। तो ये 90 डिग्री पे लाइन सेगमेंट कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोला कि प्लेन की इक्वेशन बताइए कि क्या होगा। ये आपसे पूछा गया कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगा। और ये बाइसेक्ट का मतलब ये कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखना मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, अब देखना मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। ओके। मान लो इस अच्छा। पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। यस सर आ आ जाएगा। जाएगा। याद है कैसे आएगा? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, z1 + z2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूले से आएगा। x1 मान लो ये है, x2 मान लो ये है, तो 3 + 5 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 यानी 2 + 4 अपॉन 2 कॉमा z1 + z2 2 + 6 अपॉन 2। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ये 8/2 कितना हो गया? 4, ये हो गया 3। बच्चों एक मिनट कॉल आ रही है, बस एक मिनट वेट करो।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सर आपकी ठीक है, अब देखना, अब देखना यहाँ पे वाइस ये भी ठीक है। आ गई तो 4 हो गया, यस ये 4, ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ गया। एक बात बताना बच्चों, मिड पॉइंट जो मिला मेरे को, क्या वो प्लेन में लाई नहीं करेगा? क्या वो प्लेन में लाई करेगा? क्योंकि वो जो पॉइंट है ना वो इंटरसेक्शन पे आ रहा है प्लेन का। तो प्लेन को अगर इंटरसेक्ट कर गया इसका मतलब प्लेन में लाई कर रहा है। तो प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन एक पॉइंट से पास होने वाली अभी बताया था, इसको x1 y1 z1 मान लो, और इसका dr abc मतलब इसके नॉर्मल का dr मान लो abc होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? ax माइनस x1 कितना है 4, b y माइनस y1 कितना है 3, c z माइनस z1 कितना है 4 इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि मेरे को एबीसी मिल जाए तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा एबीसी। एक बात बताना, अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये नॉर्मल का काम नहीं करेगा? इस पॉइंट को सी मान लो, एसी करेगा ना? आप कहोगे कि सर बीसी भी तो कर सकता है, बिल्कुल करेगा। आप कहोगे कि सर एबी भी तो कर सकता है, बिल्कुल करेगा। तो आप एसी से डीआर निकाल लो, बीसी से डीआर निकाल लो, एबी से डीआर निकाल लो, आंसर पे ओके सर। हाँ वॉइस आ रही मेरी? आ गई। हाँ, तो मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एसी से डीआर निकाल लूं, बीसी से डीआर निकाल लूं या एबी से निकाल लूं, वो सभी तो नॉर्मल का काम करेंगे। जब सभी नॉर्मल का काम करेंगे तो बच्चों अल्टीमेटली आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स का डीआर प्रोपोर्शनल होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। तो आप एक काम कर लो, एसी से डीआर निकाल लो। एसी का डीआर बताओ जल्दी से, एसी का डीआर क्या होगा? ये तो डीआर तो 2 पॉइंट हम बहुत पढ़े हम लोगों ने। डीआर क्या होगा जरा बताना, एसी का डीआर। एक्स इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 माइनस 3 1, ये कितना हो गया 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो इसका मतलब ए का काम 1 करेगा, बी का काम 1 करेगा, सी का काम 2 करेगा। तो ए को 1 से रिप्लेस करेंगे, बी को 1 से रिप्लेस करेंगे और सी को 2 से रिप्लेस करेंगे। आप वैसे भी कर लो, देखो इस 5 माइनस 4 कर लो, बीसी का डीआर निकाल लो, तो भी तो 1 आएगा नहीं आएगा? 1 और 2 2 आ रहा है। और आप एबी से निकालोगे ना, एबी से निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आ जाए। क्या आएगा बताना? एबी का डीआर बता दो जरा, बता दो। हाँ बताना। और 5 माइनस बिल्कुल 2 to 4 ये ना। तो इसको जरा सिंपल करोगे, सिंपल करने के लिए हम डीआर में डिवाइड कर सकते हैं। 1 1 2 आ तो गया 1 1 2 सॉरी, यहाँ भी 1 1 2 होगा, ये भी 1 1 है ना, 1 1 2। हाँ जी ठीक है 1 1 2, तो समझ आ गई बात? समझ में आ गई? तो इसका मतलब अल्टीमेटली 1 1 2 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे 1x माइनस 4 प्लस 1y माइनस 3 प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 और प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आप थोड़ा और इसको सिंपल कर लो, क्या क्या हो सकता है? x प्लस y प्लस क्या रहा है 2z, उसके बाद -15 आएगा पूरा करके। माइनस, हाँ यहाँ पे कितना हो गया 7 और 15 हो गया। माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ जी हो गया। अब अगर इसका वेक्टर इक्वेशन पूछ ले तो भी क्या दिक्कत है? वेक्टर इक्वेशन पूछ ले तो भी मिल। समझ आ गई बात? जल्दी बताना मेरे को। आ गई। सब सच बोल रहे हैं पक्का? यस ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। चलिए, तो बहुत खुशी होती है अगर आप कहते हो कुछ समझ में आ गई, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले हेडिंग का। अगले हेडिंग में एग्जामिनर क्या करेगा, 3 पॉइंट्स देगा और कहेगा कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो बताओ इन तीनों पॉइंट से जो प्लेन पास होगी उसका इक्वेशन क्या होगा। एग्जामिनर ये पूछेगा।
तो अब अगले हेडिंग के लिए तैयार हो जाइए। लिखिए यस लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three non-collinear points points आपको given है x1 y1 z1 equation of plane passing through three non-collinear points x1 y1 z1 comma x2 y2 z2 ठीक है and x3 y3 z ये जो 3 पॉइंट्स है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। इनसे पास होने वाली जो इक्वेशन है वो आपसे पूछ रहा है क्या होगा। बताओ सबने हेडिंग लिख लिया? सबने यस heading सर लिख लिया। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि मान लो कि ये प्लेन है हमारे पास, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमारा प्लेन है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि वो जो प्लेन है जो ऊपर मतलब उड़ता हुआ दिख रहा होता है नहीं कि सर, ऊपर? बस अभी मैं वो सोच रही थी आप बोलेंगे। हाँ अच्छा, वो सोचा था। हाँ जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वो प्लेन अगर किसी को लग रहा है ना तो फिर वो बहुत नहीं है अफसोस की ये। बात है। तो वो प्लेन आपको ऊपर दिखाई देता है, आप भी ऊपर चले जाएंगे, सर इसलिए आपके सामने आ रही है। सर ठीक है? आ रही है। आ रही है सर हाँ, आ रही है। यस ठीक है, ठीक है। तो उस प्लेन की बात नहीं करना है, वो बहुत ऊपर है और हम उतना ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम इस हाँ वाले जी, प्लेन की सर। बात करते हैं, नॉर्मल प्लेन की बात करो जो भी है। अब देखना, अब इसमें 3 पॉइंट्स उसने दिया हुआ है। तो मान लो यहाँ पे मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इस वाले को ए मान लिया, तो ये हो गया x1 y1 z1। अब मान लो दूसरा पॉइंट है बी, x2 y2 z2, और इसको बी मान लिया मैंने। और मान लो तीसरा पॉइंट, इसको मैं सी मान लेता हूँ, x3 y3 z3, ये मान लेता हूँ। अब यहाँ पे 3 कोलिनियर तो नहीं है ना? किसी को दिख तो नहीं रहा कोलिनियर? जल्दी बताना, कोलिनियर नो सर। नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट वेरिएबल मान लेता हूँ। वेरिएबल ये मैंने अलग से माना, वेरिएबल कहीं भी मान सकता हूँ, ठीक है ना? लोकतंत्र में सबको मना नहीं है, सबको अलाउड है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो एक्स वाई जेड ये हमने मान लिया। अब देखिए जरा, ए बी वेक्टर बना सकता हूँ, ए पी वेक्टर बना सकता हूँ, ए सी वेक्टर बना सकता हूँ, जल्दी बताओ। बना यस सकता हूँ। सर। ए बी वेक्टर कैसे आएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y2 y1 माइनस y1 z2 z2 माइनस आई जे के भी लगेगा साथ में, ठीक है ना? यस सर। एपी वेक्टर वैसे मिलेगा और एसी Yes, वेक्टर। sir. अब 3 वेक्टर आपको मिल गए, तीनों तो सेम प्लेन में है ना? तीनों सेम प्लेन यस में है ना? सर। तो सर 3 वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है तो कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी बताया था। कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी बताया, डिटरमिनेंट होता था आई जे के कोफिशिएंट। तो बताओ बच्चों, देखना आई जे के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। क्या बनेगा? x माइनस x1 y माइनस माइनस y1 y1 z z माइनस माइनस z1 z1 x2 माइनस x1 y2 x2 माइनस माइनस y1 z2 2 माइनस माइनस z1 z1 x3 माइनस x1 y3 x2 माइनस y1 z3 माइनस z3 z1। माइनस z1 अगर ये सेम प्लेन में है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। तो बच्चों ये अगर आप डिटरमिनेंट 0 करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो एक्स वाई जेड में इक्वेशन आएगी, डिटरमिनेंट आप ओपन करेंगे तो वो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गई बात? यस सर आ गई। ये तीनों पॉइंट दिया जाएगा, x1 y1 से। एक्स वाई जेड शराफत से जैसे था वैसे रहेगा, उसको कुछ कहने बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके सर। तो ये प्लेन की इक्वेशन 3। अब सवाल ये भी तो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर अगर कोलिनियर पॉइंट क्यों नहीं बोला? कोलिनियर पॉइंट हो जाए फिर क्या होगा? सवाल ये बात नहीं आ रही दिमाग में आपके माइंड में ये चीज तो आ रही होगी ना, कोलिनियर पॉइंट। तो देखना मैं उसको समझाता हूँ जरा। अब देखना मैं उसको बताता हूँ। कोलिनियर पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे मान लो ये आपका कोई भी आप नोटबुक यूज करते हो या बुक यूज करते हो, तो मान लो कि ये जो पेजेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो पेजेस देख रहे हैं, ये प्लेन्स है ना? प्लेन्स है यस ना? सर। मान लो इसको प्लेन, ये एक सरफेस जो है एक प्लेन हो गया, दूसरा पेज दूसरा प्लेन हो गया। तो आप इनका जो लाइन है ये प्लेन यहाँ पे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? यस सर मिल रहे हैं। तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स क्या होंगे? एक ही लाइन में है या नहीं है? यस सर है। तो ये सारे पॉइंट्स होंगे कोलिनियर, होंगे नहीं होंगे? बताना। यस सर कोलिनियर होंगे।
तो इस कोलिनियर पॉइंट से कितने प्लेन्स हैं, काउंट कर पाओगे? काउंट कर पाओगे? जल्दी बताओ, नो काउंट कर पाओगे क्या? काउंट कर पाओ? आप कहोगे सर इसमें पेज नंबर लिखा होगा, काउंट कर लीजिए। यस सर, लिखा है मैं उस पीछे वैसे। पेज नंबर अच्छा लिखा तो है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? यस ठीक सर। है, तो मतलब ये इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसलिए एग्जामिनर जो है ये बेवकूफी का काम कभी नहीं कर सकता है कि आपको ओके थ्री सर। कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन अगर नॉन कोलिनियर है तो उससे एक ही प्लेन पास हो सकती है, एक ही प्लेन पास हो सकती है पर्टिकुलर, इसलिए नॉन कोलिनियर से पूछा जाता है। बात समझ में आ गई होगी? यस सर। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी सकता हूँ एक तरह से। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोलिनियर पॉइंट्स ले लेता हूँ। जैसे मान लो कोलिनियर पॉइंट्स, देखना जरा ध्यान से। कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी। ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट हमने सी ले लिया। अब ये तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है? तो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो एक ही लाइन में। तो अब इससे कौन कौन से प्लेन बन सकते हैं तो देखना। एक तो प्लेन ये बन सकता है, ठीक है? एक प्लेन ये बन सकता है, एक प्लेन ये बन सकता है बच्चों, ठीक है? ये बन गया। एक प्लेन देखो ये बन सकता है, एक प्लेन ये बन सकता है। देखो बच्चों, इससे टाइम पास करना हो ना तो ऐसे ऐसे बनाते रहो आप। ऐसे यस एक प्लेन सर। ऐसे देखो, बटरफ्लाई का शेप में आ भी रहा है, ठीक है ना? कितनी अच्छी लग रहा है देखो बटरफ्लाई के शेप। आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा नहीं? आ रहे ठीक है। हैं। हाँ, लेकिन घर वाले ना देखे, पता चला वो कहेंगे ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? घर वालों को मत बताना, अपने आप ऐसे मतलब वैसे ही। जैसे कभी कभी होता है ना, मजा आता है ऐसे कि कोलिनियर पॉइंट से प्लेन पास कर रहे हैं, लेकिन Yes, रुकना भी है क्योंकि प्लेन इनफाइनाइट हो जाएगा। पता चला जब तक दुनिया चल रही है स्पेस से प्लेन बाहर बनाते रह रहे चला हैं, गया। यस सर। ठीक है? तो स्पेस से बाहर चले जाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन पूछना जो है इनफिजिबल है। तो हम हेडिंग में इसीलिए पढ़ते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट का, तो इसलिए हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया। ये इससे पास होने वाली एक प्लेन हो जाएगी। जैसे मान लो इससे पास होने वाली ये प्लेन बना दिया, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन या ये बाहर का जो लिख रहा है ये, ठीक है? एक ही प्लेन बनेगा कोलिनियर से, नॉन कोलिनियर से, ओके सर। ठीक है? ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अब इस पे मैं बिल्कुल फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बिल्कुल आंसर बताना, ठीक है ना? बिल्कुल फॉर्मूले पे ओके क्वेश्चन। सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन के अंदर नॉन कोलिनियर नहीं बोलेगा, 3 पॉइंट्स देगा और बोलेगा Okay. प्लेन के इक्वेशन बताओ। तो हमारे पास दिमाग है कि Yes, अगर sir. प्लेन के इक्वेशन पूछ रहा है 3 पॉइंट्स देख के तो नॉन कोलिनियर ही पूछ रहा होगा। Yes, sir. हाँ, तो चलिए देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, write the equation of plane passing through 3 points, 1 1 1 1 minus 1 1 minus 7 minus 3 minus 5। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि नॉन कोलिनियर होंगे डेफिनेटली अगर इससे पूछ रहा है तो Yes, प्लेन की sir. इक्वेशन आपको बताना है। सिंपल सा है, आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है यहाँ पे, x Yes, माइनस okay, एक्स वन sir. वाई माइनस फाइव, x1 y1 z1 दिया है, x y z अपने जगह पर है, ठीक है? x2 x3 सब दिया हुआ है, Yes, x1 sir. y1 z1, Z1, x2 X2, y2 Y2, z2, Z2, x3 y3 Y3, और z। Z3. जल्दी बताना मेरे को। Yes, sir.
तो यहाँ पे आप लोगों ने डिटरमिनेंट बनाया भी होगा। मैं बताऊं मेरा आंसर क्या आया? हाँ आ गया। यस सर आ गया। हाँ उसमें बताए। x प्लस 4y माइनस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और किसी का ये आंसर तो नहीं मैच कर रहा है। सर मेरा ना 12x माइनस 16z इज इक्वल टू 28। नहीं 12x माइनस 16z प्लस 4 इक्वल टू 0। सर मेरा आया ये। मतलब समथिंग ठीक। 12x माइनस 16z प्लस 4 इक्वल टू 0, या अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो 3x माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। यस सर ये आया। किस किसका आ गया आंसर? दीपिका। दीपिका वेरी गुड। और किसी का? चेतन, नीरज, चलिए अभी तो बहुत सारे सॉल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है मैं यहाँ पे बताता हूँ। फॉर्मूला यही है हमारे पास, ठीक है। 3 पॉइंट से पास होने वाली जो इक्वेशन होती है उसका डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं ऐसे। डिटर्मिनेंट हमने बना दिया, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बना दिया हमने। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, x माइनस x1, x1 हमारे पास 1 है, y माइनस y1 हमारे पास 1 है, और z माइनस z1 हमारे पास 1 है। x2 1 है और x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 1 0, y2 माइनस y1 तो माइनस 1 मिलकर 2 माइनस 2, z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस 1 0, ठीक है। Yes, और sir. x3 माइनस x3 माइनस 7 और ये 1 है तो माइनस 8, y3 माइनस y1 यानी माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और z3 माइनस z1 5 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6, और ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। समझ आई बात? बस अब इसको सॉल्व करना, मतलब इसको ओपन करना है। ओपन कर लो, प्लस माइनस और प्लस है, तो पहला वाला पॉजिटिव से हो जाएगा x माइनस 1, फिर इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में देख लो, तो इसके कॉलम और रो को हटा दो, सॉरी तो प्लस कॉलम और रो 12। को हटा दे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। Yes, ये sir. 0 हो जाएगा। चलो तो ये दूसरा माइनस के साथ आएगा y माइनस 1। अब इसका देखना, इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को हटा दो, तो हम हटा देंगे तो इधर आएगा कितना 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0, ठीक है। और प्लस उसके बाद देखना, प्लस उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा z माइनस 1, और उसके बाद इस वाले का कॉलम और रो के एलिमेंट को हटा दो तो क्या आएगा, इधर 0 और माइनस, और ये आ जाएगा 6, ठीक है ना, ये हो गया। और इज इक्वल टू 0 था। बस अब इसको सॉल्व करना है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 12 हो गया। अच्छा इधर है माइनस, अंदर जाएगा तो माइनस y प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा ना, ये टर्म हो जाएगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा हो गया बच्चों 0। अच्छा इधर ये माइनस 16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16z और प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 12x आया, 12x माइनस 16z, और उसके बाद क्या आया प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपको क्या करना है मुझे, इसको आप चाहो तो सिंपल भी करना होता है, 4 से डिवाइड कर लेना, तो 3x और माइनस 4z और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन, यही तो है। यही था, हाँ ठीक है, हमने डिवाइडेड बाई 4 किया है, डिवाइडेड बाई 4। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर इसका वेक्टर इक्वेशन मांगेगा तो वेक्टर इक्वेशन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर में कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं अगले हेडिंग पे आ जाता हूँ, जरा देखना अगला हेडिंग लिखना, सॉरी अगला हेडिंग जो होगा हमारा वो होगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो अब बच्चों अगर आपको याद हो 2D के अंदर, 2D का मतलब स्ट्रेट लाइन, जब भी 2D की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर 11th क्लास हम लोगों ने, अगर जो मतलब 11th क्लास में जो बच्चे थे जो मुझसे क्लास उन्होंने लिया था तो उनको पता होगा, हम लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ा था 11th क्लास में, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में।
Yes, x sir. अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 पढ़ा था हम लोगों ने, x बाई a प्लस Yes, sir. y बाई बी इज इक्वल टू 1। वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ, सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता था। अच्छा, हाँ जी। प्लेन का इक्वेशन बच्चों कुछ सिमिलरिटी उसी से दिखाई देती है, क्योंकि क्या होता है ना, लाइन का जो 2D होता है और प्लेन का जो 3D होता है, तो फॉर्मूले कुछ सिमिलर टाइप दिखते हैं उसमें। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखना, पहले इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखना जरा। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन में एक स्टेटमेंट लिखिए, इफ अ प्लेन मेक्स इफ अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट if a plane makes intercept A, B and C, A, B and C. If a plane makes intercepts A, B and C on X, Y, Z, on X, Y and Z respectively. If a plane makes intercepts A, B and C on X, Y and Z axis respectively, then the equation of plane will be x upon a plus y upon b प्लस plus जेड z upon c is equal to 1। अगर आपको याद हो बच्चों, तो लाइन में हम लोग बस ये पढ़ते थे, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही तो पढ़ते थे। Yes, sir. यही तो पता प्लेन है। में क्या आता है, z बाई सी आ जाता है इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये है कि ये कैसे आ जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑडियो बंद कर लेना, अब इसमें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, तो देखना, जैसे मान लो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये मान लो हमारे पास y एक्सिस है, और ये मान लो z एक्सिस है। अब यहाँ पे मैं एक प्लेन बनाता हूँ जो इंटरसेप्ट कर रही है, तो मान लो एक कुछ इस तरह से प्लेन हमने यहाँ पे बना दिया, कुछ इस तरह से प्लेन बना दिया, ये एक प्लेन है, 3D के अंदर प्लेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये A मान लेता हूँ, ये इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, इसे C मान लेता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्लेन है अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यहाँ से ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस क्या होता था, याद है ना, x इंटरसेप्ट होता था। Yes, sir. और अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये y इंटरसेप्ट होता था ओरिजिन से लेके, Yes, sir. और ये और वो होता था Z z intercept. यानी इसको C मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके Yes, कोऑर्डिनेट्स sir. तो लिख ही सकता हूँ ना, क्या होगा, a 0 0, क्योंकि yz तो नहीं है, Yes, yz तो sir. नहीं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 0 b 0, 0 B 0. और यहाँ पे क्या होगा 0 बच्चों, 0 0 0 c। अच्छा, एक बात बताना, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये क्या मैं कह सकता हूँ कि नॉन कोलिनियर है, बोल सकता हूँ Yes, नॉन sir. कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है, जल्दी बताना, नॉन कोलिनियर है। Point तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकालने का टेक्निक अभी तो देखा था नॉन कोलिनियर पॉइंट को, इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 मान लो, इसको x3 y3 z3 मान लो। तो जो प्लेन की इक्वेशन, जो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया था, ये वाला, Yes, जब ये sir. लगाओगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में डिवाइड करने के बाद, कुछ टर्म से डिवाइड करने के बाद ये आता है। तो हम लोग क्या है, याद रखते हैं, जैसे एग्जामिनर आपको बोल देगा, जैसे एग्जामिनर आपको बोल दिया कि ये आप चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो 3 नॉन कोलिनियर से, लेकिन बच्चों क्या होता है ना कि फिर अपन का टाइम खराब हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि भाई एक प्लेन है, x इंटरसेप्ट बना रही है 4, y इंटरसेप्ट बना रही है 6, z इंटरसेप्ट बना रही है 3, तो मुझे पता चल गया ना कि अगर ABC हमको दे दिया, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट, तो डायरेक्ट ABC की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। Yes, sir. मैं चाहूँ तो टाइम पास कर सकता हूँ, वैसे जैसे ये वाला है टाइम पास कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट चल रहे हैं वैसे भी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और न जाने क्या क्या, तो फिर मैं उनको टाइम कैसे दे पाऊंगा, ठीक है। Yes, बात समझ sir. में आ रही है, समझ में आ रही है। सोशल मीडिया तो बहुत सारे यूज कर रहे होंगे ना, कर रहे नहीं कर रहे, नहीं करते, नहीं करते। अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं करते, ठीक है। चलो तो अब जो है, तो ये रिजल्ट आप याद रखना कि प्लेन की इक्वेशन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म दिया जाएगा तो हम ये याद रखेंगे, ठीक है ना। Yes, sir.
चलिए तो अब इसके आगे जो है हम जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन लिखिए जरा, लिखे राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन which meets x, y and z axis. Write the equation of plane which meets x, y and z axis at the points A, B. Write the equation of plane. Write the equation of plane which meets x, y and z axis at the points A, B and C respectively, and centroid of triangle ABC, and centroid of triangle ABC, triangle ABC is 1, 2, 3, is 1, 2, 3. अब ये सेंट्रॉइड ट्रायंगल कहाँ से आ गया? ठीक है ना सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। Write the equation of plane which meets, write the equation of plane which meets x, y and z axis, x, y and z axis at points A, B and C, at points A, B and C respectively, and centroid of triangle ABC is 1, 2, 3, and Okay. centroid of triangle ABC is 1, 2, 3. अभी क्लियर देख लिया सभी ने? यस सर। तो अब देख रहे हैं सेंट्रॉइड का ये ट्रायंगल के बाद क्या हो गया, तो देखना ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना एबीसी, दिख रहा है ना ट्रायंगल यस सर। एबीसी, तो ये 3D का ट्रायंगल है। 3D में ट्रायंगल तो दिखेगा ना, 3D में ट्रायंगल तो बन सकता है। जैसे मान लो आपने प्रिज्म पढ़ा होगा ना फिजिक्स में? हाँ जी। प्रिज्म पढ़ा है नहीं पढ़ा फिजिक्स में? क्या सर? फिजिक्स में आपने प्रिज्म या प्रिज्म पढ़ा है? देखो हाँ, पढ़ा है सर, पढ़ा है। ऐसे ही तो दिखता है, ऐसे ही तो दिखता यस है सर, ऐसा ही दिखता है। तो बस वो ट्रायंगल टाइप मान लो, वही ट्रायंगल है। तो 3D का जो ट्रायंगल एबीसी है इसका जो सेंट्रॉइड है ये दिया हुआ है 1, 2, 3। अब एक बात बताना बच्चों, मान लो 3D का अगर ट्रायंगल होगा तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? 3D के कोऑर्डिनेट्स होंगे नहीं होंगे? यस सर। x1 y1 z1 Z1 होगा, x2 Yes, sir. y2 z2, इधर कितना होगा बच्चों? x3 x3 y3 y3 z3। z3। तो जो फॉर्मूला होता था 2D का सेंट्रॉइड का तो 3D का वैसे ही होगा, बस इसमें z वाला कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा। जैसे कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता था, याद है? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 अब आ जाएगा z1 + z2+। ये एडिशनल आया क्योंकि ट्रायंगल 3D का है। ट्रायंगल किसका है? 3D का है, 3D का। इसलिए ये वाला मेरे को लाना पड़ा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कुछ लोग कह रहे हैं ये भी फॉर्मूला होता है, ये तुमने सुना ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं क्या ऐसा? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचना चाहिए। तो अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला है कि प्लेन की इक्वेशन लिखना है जो एबीसी पे, चलो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये x है, ये मान लिया हमने y है और ये मान लिया हमने z है। तो अब ये कह रहा है जो प्लेन है, प्लेन वो मीट कर रहा है एक्स वाई जेड पे एबीसी पॉइंट पे। तो ठीक है, तो बच्चों जैसे ही एबीसी बोला ना एक्स वाई जेड पे, मेरे को दिमाग में आ गया डाउट क्या कि इंटरसेप्ट फॉर्म वाले पे हम इसको निपटा सकते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाले पे हम इसको निपटा सकते हैं। तो ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो मान लो कि एक्स इंटरसेप्ट नहीं दिया तो ये ए है, तो इसे क्या मानूंगा? ए 0 0 लूंगा नहीं लूंगा? जल्दी बताओ। ये नहीं दिया तो बी, तो 0 बी 0 तो लिख सकता हूँ। ये नहीं दिया तो सी 0 0 सी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब उसने बोला कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल दो, आप निकाल दो इसका पहले। तो बताओ क्या होगा? a प्लस निकालना जरा इसका, a प्लस 0 + 0/3, यही तो होगा बच्चों। अगला क्या होगा जल्दी बताओ? b/3 हाँ बता, 0 + b + 0/3। अगला क्या होगा? 0 + 0 + c/3।
तो इसको थोड़ा सा तमीज से लिख दिया जाए तो ऐसे लिखेंगे A by 3 3, B by B 3, by C by 3 3. C by 3। अब वो बोल रहा है ना कि सेंट्रोइड जो है ये बोला 1 2 3, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जो 1 2 3 है ना वो इससे कंपेयर होगा, होगा नहीं होगा बताओ। होगा। तो अब ये 1 से कंपेयर हो गया ये, क्योंकि हमारा सेंट्रोइड जी आया, वो कह रहा है जी है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, तब ये सेम ही होना चाहिए। तो इसका मतलब A by 3 इज इक्वल टू 1, B by 3 B by इज 3 इक्वल is टू equals 2, to 2, C by 3 इज इक्वल टू 3। तो A 3, की वैल्यू कितना हो गया 3, B 3, की वैल्यू 6, C की 6, वैल्यू 9। 9. अब मुझे कह रहा था प्लेन की इक्वेशन लिखो, मुझे पता है Yes, कि sir. लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, X इंटरसेप्ट upon फॉर्म में A, x अपॉन a कितना है 3, 3, y अपॉन b कितना है 6 और 6, z अपॉन c कितना है 9, 9 9 equal to 1. अब देखना जरा ध्यान से, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। हो सकता है कि एग्जामिनर इस फॉर्म में ऑप्शन बनाया हो, ठीक है, या कुछ भी, मतलब मैं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके लिखना पड़ता है। Yes, तो sir. वो तो कर ही लोगे ना आप, इसका एलसीएम ले कर लोगे लेंगे, और उसको कर सिंपलीफाई लेंगे. कर दो, ठीक है ना, समझ में आ गई Yes, बात। sir. हाँ तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया। बताना यहाँ तक सभी को क्लियर है, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ Yes, जाओ। sir. तो आप लोग थक गए क्या, जल्दी बताना। No, सर वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्लास तो 8:30 पे ही खत्म होगी। होगी तो उसी टाइम पे खत्म। 30 पे तो ऐसा हो जाता है, क्या होता है कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ भाई मतलब बहुत लगातार जो है हम कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं, ये मतलब साइंटिफिक है। 50 मिनट्स तक अगर हम मतलब लगातार वो लेते हैं तो पढ़ते हैं तो फिर हमको थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए होता है, हल्का फुल्का 1-2 मिनट का, ठीक है ना। अब इतना भी बड़ा ब्रेक नहीं कि पता चला पहला टॉपिक क्या चल रहा था वही भूल गए। कुछ लोग तो मुझसे कहते अच्छा सर कौन सा चैप्टर चल रहा था, मैं तो भूल गया, ठीक है। कोविड के बाद तो मेरे को ही भूल गए थे बहुत सारे, सर आप ही पढ़ा रहे थे या कोई और फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो कोविड के बाद जब ओपन हुआ क्योंकि सब डिजिटल पे क्लास हो रही थी, तो बहुत सारे तो देख ही नहीं पा रहे थे, नेटवर्क का इशू, तो बोल रहे थे कि सर आप ही थे या कोई और था। तो वो कोविड के बाद जो है वो भूल गए थे। तो अच्छी बात है कि अब कम से कम टीचर थोड़ा याद भी रहेंगे, कोविड में बहुत ज्यादा भूला गया है टीचरों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब वही होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो रिफ्रेशमेंट भी माइंड को चाहिए होता है, तो वो तो जरूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पूरी रिफ्रेशमेंट में ही निकाल देते हैं टाइम, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चले बच्चों, और तो कुछ यहाँ पे कुछ पूछना हो यहाँ तक? नो सर। चलिए तो अब मैं जरा अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, जरा देखिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन formed by कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब बच्चों इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिल रहे हैं ना। ये जो प्लेन है वो कहाँ मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है। तो एग्जामिनर कभी कभी बहुत चालाकी करता है, वो जानबूझ के ना बता कि वो बोलेगा कोऑर्डिनेट प्लेन, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब समझ जाना XYZ, और दूसरा जो कह रहा है ये प्लेन एंड द प्लेन x + 2y + 3z = 6, ये x + 2y + 3z = 6। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद मेरे को बताना कि मैंने वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था उसमें 2 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट बताया था, एक तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताया था, और एक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। तो फॉर्मूला आपको याद है तो बता दीजिए, भूल गए तो वो भी बता दीजिए। याद है पैरेललोपाइड का मैंने बताया था, को टर्मिनस वेक्टर अगर ABC है पैरेललोपाइड के, तो व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है वो 1/6 और बॉक्स ऑफ ABC होता है। बॉक्स ऑफ ABC, वेरी गुड। 1/6 बॉक्स ऑफ ABC जो होता है वो होता था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का।
और पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होता था बॉक्स ऑफ एबीसी होता था। ABC. समझ आई बात? बिल्कुल सही। Yes sir. अब देखना इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब वो क्या बोला थोड़ा समझना ध्यान से। तो उसने बोला कि एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, तो टेट्राहेड्रॉन तो बनेगा ना, ये शेप तो टेट्राहेड्रॉन टाइप का दिख भी रहा है ना, Yes दिख रहा है sir. ना? ठीक है, तो अब देखना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन ये होता है XYZ, जब भी कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेगा मैं XYZ बना दूंगा, X इधर बना दिया Y और इधर बना दिया Z। ठीक है, अब कह रहा है ये जो प्लेन है इससे मिलना है तो मिले, क्योंकि जब इससे बनना है टेट्राहेड्रॉन तो इससे बनेगा, तो जाहिर बात है मिलेगा। तो अब देखना इस प्लेन को जरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x + 2y और Plus + 3z = 6। 6. अच्छा, अब देखना बच्चों, इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ ताकि मुझे इंटरसेप्ट मिल जाए XYZ का। तो मैं क्या करता हूँ, 6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 से क्यों डिवाइड करो, क्योंकि मेरे को इधर 1 लाना है, इधर 1 लाना है, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, x/6 Y और upon 2 से 3. कैंसिल होके क्या आएगा, Y y/3 upon 3. और Z/2 is equals to 1. आ गया Yes sir. इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं इंटरसेप्ट, जैसे मान लो x इंटरसेप्ट निकालना है तो y और z को 0 कर दो, तो कितना आएगा बताना, 6 आएगा। तो देखो ये 6 मिल रहा है। अब मान लो आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो x और z को 0 कर दो, तो कितना आएगा, y की वैल्यू 3 आएगा। देखो 3 मिल रहा है। तो वैसे भी निकाल लेते हैं कुछ लोग जो कंजूस होते हैं वैसे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे प्लेन बना देते हैं। देखो आप ये प्लेन बना देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने बना दिया ये, यानी ये पॉइंट A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। तो अब यहाँ पे मैं इसको 6 लूंगा तो इसको लिखूंगा 6 0 0, इसे लूंगा मैं 3 तो इसे लिखूंगा 0 3 0, और इसे लूंगा मैं 2 तो इसे लिखूंगा 0 0 2। अब एक बात बताना बच्चों, टेट्राहेड्रन का को टर्मिनस वेक्टर क्या कौन सा हो सकता है, इसे मैं O मान लेता हूँ। क्या OB वेक्टर नहीं होगा, OA वेक्टर, OC वेक्टर, OA OB होगा नहीं होगा? याद करो यही तो होता था ABC, तो 1/6 बॉक्स ऑफ ABC कहते थे, नहीं कहते थे? यही होता था। हाँ, को टर्मिनस का मतलब होता है जिन तीनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तीनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम तो दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ऐसे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अच्छे वाले राइटिंग में लिखूंगा, ठीक है ना, अच्छे वाली राइटिंग में, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 बॉक्स ऑफ ABC। लेकिन ABC की जगह यहाँ पे मैं लूंगा OA OB और OC। यस, OA वेक्टर OB वेक्टर और OC वेक्टर। ठीक है, तो अब बच्चों में पहले तो OA OB OC निकाल सकता हूँ। यस तो निकालता हूँ। ये 0 0 0 है, ये 0 0 0 है। तो OA वेक्टर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो आप OA वेक्टर निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कितना निकालेंगे बताना मेरे को, कितना निकलेगा? ये तो 6i कैप यही तो मिलेगा 6i कैप, और बाकी तो 0 हो गया ना, 0 j कैप और 0 k कैप लिख दिया, और बाकी 0 हो गए तो उसमें हमारी क्या गलती है, वो हो गए तो हो गए। ठीक है, अब हम OB वेक्टर की बात कर रहे हैं, OB वेक्टर का। तो देखना OB वेक्टर कैसे बनेगा, 0i कैप 2i कैप 0 k कैप। बहुत अच्छा, अब तो आप वैसे भी बहुत समझदार हो चुके हो काफी। ठीक है, OC वेक्टर कितना हो गया, 0i कैप 0i कैप प्लस 0 j कैप और प्लस 2 k कैप। बच्चों आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ आप ही मेरे को बहुत याद करेंगे जब मैं चला जाऊंगा, मतलब क्लास से चला जाऊंगा, कुछ और मतलब मैं भी बहुत मिस करूंगा आप लोगों को, सच बता रहा हूँ। मुझे हिमाचल के बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे काफी जो है सुलझे हुए। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मैं और ज्यादा बोलूंगा तो फिर फेयरवेल में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बस इतना ही बोलूंगा। आप शिफ्ट कर लो हिमाचल। ठीक है, हिमाचल तो मैं आऊंगा कभी घूमने, ठीक है। और वैसे तो बच्चों आ गया। चलो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर ये आ गया हमारे पास। तो बताया था ना बॉक्स कैसे निकलता है डिटरमिनेंट से,
बताया था यस ना? सर बताया तो था। 1/6 और डिटर्मिनेंट ठीक है। इसका आई जे के कोफिशिएंट 6 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 जल्दी 2। से सॉल्व करो। पहली बार इतना सिंपल मिला हुआ है डिटर्मिनेंट, पहली बार इतना सिंपल डिटर्मिनेंट मिला है जिसके ज्यादातर एंट्री 0 हो रहे हैं। अब तो क्या ही कहने हैं, प्लस माइनस प्लस। तो आप इसका वॉल्यूम बताओ मेरे को। 6 अभी आएगा आंसर। ये 6 आएगा, 6 आएगा। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सब मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आप मेरे को बता रहे हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन थ्री में पूछते हैं। वेक्टर थ्री का जो क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा स्कोरिंग है, एग्जाम में हम बहुत अच्छे से उसमें मार्क्स लेकर आने वाले हैं। ठीक है, यस आ गया ना 6? अब ये आ किसी गया। को बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो ये बात तो सब में आ गया बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ जो टेट्राहेड्रॉन होगा वो हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों, जी मैं ये आगे देखा जाए ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्या, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग का। अब देखना, जैसे कि हम लोगों ने लाइंस के केस में लाइन की इक्वेशन पढ़ा, तो एंगल बिटवीन लाइंस भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो प्लेन भी कह रहा मेरे से, बहुत देर से कह रहा प्लेन, वो कह रहा है कि आपने लाइन के बीच एंगल निकाला, अब मेरे बीच भी एंगल निकालो। मैं ठीक है। तो अगला हेडिंग जो होगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो दोनों प्लेन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे? तो मैं अगला हेडिंग ले आ रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो दो प्लेन के बीच जो एंगल होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आप इसमें जरा स्टेटमेंट लिखिए जरा स्टेटमेंट। यस सर। देखिए, द एंगल बिटवीन टू प्लेन, द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज ज्योमेट्रिकली, द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू, ज्योमेट्रिकली इक्वल्स टू the angle between normals of the plane. Angle between two planes इक्वल टू के बाद बोलना। equal to the normal, equal to the angle between normals of the two planes, equal to the angle between normals of the two planes. नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कहा जाए कि अगर दो प्लेन के बीच एंगल आपसे पूछा जाए तो दोनों के नॉर्मल के बीच एंगल निकाल देंगे, बात बराबर हो जाएगी। कैसे? तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है ना? अगेन वही नोटबुक का एग्जाम्पल। मगर इसका मतलब ये मत समझना मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, जिससे बार बार यही दिखा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है, मतलब पढ़ता तो हूँ, ठीक से पढ़ता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो प्लेन है हमारा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन हो गया, ठीक है ना? ये वाला सरफेस प्लेन हो गया यस और ये वाला सरफेस प्लेन हो गया। अभी ये दोनों कितने डिग्री पे दिख रहे हैं? ये दोनों कितने डिग्री? 90 पे है ना? तो एक बात बताना, इस वाले प्लेन का नॉर्मल ऐसे आएगा और इस वाले प्लेन का नॉर्मल ऐसे ही आएगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90। बात तो बराबर हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि अगर दो प्लेन के बीच एंगल पूछा जाए तो दोनों नॉर्मल के बीच एंगल निकाल दें। और दो नॉर्मल के बीच एंगल निकालने का मतलब ये कि प्लेन की इक्वेशन दो फॉर्म में दे सकता है ना, या तो वेक्टर फॉर्म में देगा या कार्टेशियन फॉर्म में देगा। जैसे लाइन में पढ़े थे ना, दो फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन। तो यहाँ भी वही पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म। तो आज जो है मैं सोच रहा था कि राजीव सर अभी मतलब कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बड़ा इमोशनल क्लास होगी आज की, है फिजिक्स की। क्यों? आपने कब सुना? आप हो गए थे पहले ज्वाइन? हाँ बिल्कुल हो गया था। चलिए कोई नहीं बच्चों, लेकिन सच बताए तो जो होता है ना कि जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है बच्चे ही टीचर्स को मतलब मिस करते हो, कि हम भी बहुत याद करते हैं, ठीक है ना?
जब भी Yes, हम sir. किसी मतलब बैच को फिनिश करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम हो जाता है ना, एक टाइम हो जाता है काफी, ठीक है ना। जैसे Yes, कुछ sir. बच्चे 11th में थे हमारे साथ और अब 12th में, अभी तो बहुत सारे बच्चे तो 12th में ही आए हुए हैं यहाँ पे नोट पे। अभी न्यू हाँ, और न्यू हुए मेरे ख्याल से, अभी ज्यादा दिन भी हाँ. नहीं हुआ होगा न्यू बच्चों के लिए। 11th Yes, वाले तो बहुत sir. पुराने हो गए, ठीक है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म का। तो देखना वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर इक्वेशन में मान लेता हूँ, मैंने P1 प्लेन मान लेता हूँ, P1 प्लेन। P1 प्लेन हमारा क्या होगा, वेक्टर R डॉट N1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ λ1, ठीक है, पहले प्लेन के लिए। दूसरे प्लेन के जो इक्वेशन है वो P2 मान लेता हूँ, दूसरा प्लेन P2, वेक्टर R डॉट N2 इज इक्वल टू λ2। λ2. ये दो प्लेन के इक्वेशन वेक्टर में दिया जाएगा सपोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एंगल बिटवीन प्लेन, तो एक बात बताना, दोनों के नॉर्मल के बीच एंगल, और दो वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर तो पता है ना, दो वेक्टर अगर पता है तो दोनों के बीच एंगल कैसे आता है, याद करो डॉट फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, यही तो होता है। Yes, sir. तो cos थीटा, अभी दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है, तो n1 वेक्टर डॉट n2 Two वेक्टर vector अपॉन upon modulus of मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ n2 N2 वेक्टर, vector. यही तो होगा बच्चों। अब देखना Yes. यहाँ पे ध्यान, अब देखना ध्यान से, ये जो एंगल आएगा, दो वेक्टर का डॉट आपको आता है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड भी निकालने आता है, तो जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी थीटा की, वो आएगी दोनों प्लेन के बीच का एंगल। ये बात समझ में आ गया? बात Yes, समझ में आ sir. गया? अब यहाँ पे नोट का पॉइंट भी हम देखने वाले हैं। अगला हेडिंग हो जाएगा नोट, नोट में पॉइंट फर्स्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ P1 पैरेलल टू P2। अब P1 अगर P2 के पैरेलल हो जाए दोनों, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। नॉर्मल Yes, वेक्टर भी sir. क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और Parallel. दो वेक्टर पैरेलल तो क्या जीरो, दो वेक्टर पैरेलल तो क्या जीरो, Angle 0. क्रॉस जीरो, दो वेक्टर का क्रॉस जीरो, बताया था ना। दो वेक्टर अगर पैरेलल तो उनका क्रॉस जीरो, दो वेक्टर अगर 90 तो उनका डॉट जीरो, Dot बताया 0. था, Yes, sir. बताया था ना। चलिए सेकंड पॉइंट नोट का सेकंड पॉइंट, इफ P1 परपेंडिकुलर टू P2, तो नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू P2 होगा नहीं होगा? N2. Yes, sir. यस। तो अब बताना क्या हो जाएगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका N1 dot डॉट N2 N2, 0. यस, डॉट N2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया N1 डॉट N2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म का, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म की बात नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल ये बेचारा कहेगा, बताओ मेरे को इतना बुरा समझ। छोड़ दिया मेरे को. तो कार्टेशियन फॉर्म, अब देखना ध्यान से, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म अगर हो गया, तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन मान लेता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या मानूं, P1 प्लेन मान लेता हूँ, जरा क्या मानूंगा, पहले वालों को मान लेता हूँ, A1x B1y C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, ये मान लिया। दूसरे वाले प्लेन को मान लेता हूँ A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। 0. अब एक बात बताना, मुझे पता है कि दो प्लेन का एंगल का मतलब दोनों के नॉर्मल का एंगल, तो दोनों का Yes. नॉर्मल का dr तो पता है ना, दोनों का नॉर्मल का dr तो पता है, A1 B1 Yes, C1। तो ये तो वही हो गया ना, नॉर्मल भी तो एक लाइन का काम करेगा, तो इसका Yes. dr पता है, दूसरे नॉर्मल का dr पता है, तो याद करो लाइन वाला फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर, A1 square plus Square plus C2 square. याद आ रहा है? Yes, sir. तो वही फॉर्मूला बन जाता है। और वैसे भी देख सकते हो, वैसे भी देखना, जैसे नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा, अगर यहाँ पे यूज करो N1 वेक्टर, तो N1 वेक्टर क्या बनेगा, A1i B1j C1k, बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. बनेगा. N2 वेक्टर कितना बनेगा, A2i B2j C2k, दोनों का डॉट लूंगा तो क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, आएगा नहीं आएगा? आएगा. पहले वाले वेक्टर का मॉड क्या आएगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? आएगा. दूसरे वाले वेक्टर का मॉड क्या आएगा, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? आएगा. आप ये मत समझना कि नेट का प्रॉब्लम है, बहुत स्पीड में चल रहा है, ऐसा नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो से ठीक आ रहा है. मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब किसी को ये लगेगा कि बता रही नेट का प्रॉब्लम है क्या, बहुत तेज हो रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है ना।
समझ ला। यस सर। चलिए, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला क्यों समझा रहा हूँ, ताकि जनता जो है ना फॉर्मूला रट लेती है। अब एग्जाम में क्या होता है, ठीक है रट लिया, एग्जाम में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, वो वाला फॉर्मूला था या ये वाला फॉर्मूला था, फिर मेरी याद आती है एग्जाम के अंदर। और मैं बुरे वक्त के टाइम में बहुत ज्यादा याद आता हूँ, जैसे एग्जाम में कभी फेल हो रहे हैं ना, उस टाइम में मैं याद आ जाता हूँ, यार सर ने बताया था ये फॉर्मूला। अच्छे वक्त में कम ही याद आता हूँ। ठीक है, यस तो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ, ताकि आप अगर फॉर्मूला मिस भी कर दो, थोड़ा कंफ्यूज भी कर जाओ, तो आपके पास इतना टेक्निक हो कि फॉर्मूला बना सको वहां पे। तो ये चीज है। अब देखना, मैं यहाँ पे cos थीटा लिखने वाला हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b1 b2 b2 प्लस c2 c1 c1 c2 अपॉन अपॉन यहाँ पे आएगा रूट a1 c1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस b1 प्लस स्क्वायर b1 प्लस c1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। रूट फॉर्मूला बहुत है, लेकिन बच्चों सिमेट्रिकल है, a2 याद स्क्वायर करने में प्लस आसान है, b2 स्क्वायर प्लस याद c2 करने में आसान होता है फॉर्मूला। 3D में फॉर्मूला बहुत है, लेकिन याद करने में थोड़ा आसानी है। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्मूले होते हैं। ये एंगल आ जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए भी नोट, क्योंकि उसको नोट दे चुका हूँ, तो ये कहेगा मेरे को भी नोट दो, मैं कहूँ ठीक है नोट दे देता हूँ। चलो नोट का फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट, अब देखना, इफ P1 पैरेलल टू P2, इफ P1 पैरेलल, या परपेंडिकुलर पहले दे देता हूँ, चलो परपेंडिकुलर टू P2। तो परपेंडिकुलर अगर हो गया तो बताना, दो दो का दिया आपको पता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यस सर, सर साउंड चले गई। नहीं आ रही। तो इसका कुछ नहीं सुनाई दे रहा। A1 A2 B1 b1 B2 b2 प्लस प्लस C1 c1 C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, ठीक है ना। आ गई अब। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो कहाँ से सुनाई देगा, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा क्यों हूँ। बोला था अभी P1 आपने? पैरेलल टू P2, और मैंने बताया था ना, पैरेलल में जीरो होता है क्या, पैरेलल में जीरो यस होता है क्या, मैंने बताया था प्रोपोर्शनल होते हैं ना, प्रोपोर्शनल होते हैं। यस अच्छा अच्छा, B1 by B2 C1 by C2, c1 बाय c2 हाँ तो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों नॉर्मल का डीआर प्रोपोर्शनल, क्योंकि पैरेलल तो नॉर्मल पैरेलल, जब पैरेलल वेक्टर तो डीआर प्रोपोर्शनल, जब परपेंडिकुलर तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो फिर से बोलो, जीरो जीरो। जीरो। तो बच्चों अब टाइम तो हमारे पास नहीं है, वैसे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि कभी कभी डर भी लगता है ना, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना आ जाए ये, यस तो नंबर में कहीं ना आ जाए, इसलिए बहुत डर लगता है। यस तो ज्यादा नहीं, 2 से 3 बार बस, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा हो यस गया तो फिर याद कर लेगा, दिक्कत हो जाएगी हमको। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं एंगल बिटवीन लाइंस का होमवर्क में, वो आप करके लाइएगा। यस फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो नहीं करो 3D का, ये बताना। 3D का प्रैक्टिस हो रहा नहीं हो रहा, बुक से जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी। अरे तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है आपका। मेरे मतलब मेरे को कैप्चर करते करते आप आओगे, जब तक मैं निकल जाऊंगा। नहीं उससे पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे। चली गई दोबारा। सर फिर चले गई। सर चली गई आपकी। सर ट्यून बन गई आपके साउंड की, बहुत धीरे धीरे आ रही है। सर 2 5, ठीक है। और जो दिख रहा है बस उसी को आप उसको नोट करते जाओ। ठीक है ठीक है। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो कहाँ से ठीक हो जाएगा। अब आपकी सुनाई दी तो पिछली अच्छा, वाली स्लाइड। पिछली वाली स्लाइड बताना। अभी वैसे मेरा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, बस आप क्वेश्चन नोट कर लो, बस यही ज्यादा ठीक है। जरूरी है। ठीक है, फाइंड द ओके। एंगल बिटवीन प्लेन। हो गया। हो गया ना, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है, 2x + y + z = 5 एंड x + 2y - z = 3। कल के क्लास में बच्चों में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों। ओके सर।